आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक पति की चालाकी और उसके साजिश का खुलासा करेंगे। कैसे वो साजिश रचता है और एक लड़की से शादी करता है और लड़की को 2-3 महीने के बाद ही उसका कत्ल भी कर देता है और उस लड़की के घर वालों को 2 साल तक झांसे में रखता है। लेकिन एक कुत्ते की मौत इस केस को सुलझा देती है। इस कुत्ते की मौत के बाद ही ये कहानी सामने आती है, यानी कि 2 साल तक वो छुपे रहता है। 2 साल तक लोगों की आंखों में, पुलिस की आंखों में और सबके आंखों में धूल झोंका करता था। तो चलिए उस पति की कहानी, उस लड़के की कहानी आप लोग को सुनाएंगे, बताएंगे। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान के बीकानेर से शुरू होती है। एक महिला हुआ करती है जिनका बेटी का 2 साल पहले यानी कि 2021 में मौत हो गई रहती है और 2 साल बाद 2023 चल रही होती है। उनकी बेटी का शौक रहता है, 3-4 कुत्ते को हमेशा पाला करती थी, पोसा करती थी। 2023 में एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने दामाद से कहती हैं कि जितने भी कुत्ते थे जब मैं बीमार थी, जब तुम दूसरों को दे आए थे, उन कुत्तों को लेके आओ। वो दामाद जाता है, 3 कुत्ते को लेके आता है और चौथा कुत्ता को नहीं लेके आता, क्योंकि उनकी बेटी 2021 में जब मौत हो गई रहती तो उनका दामाद उन कुत्तों को देखा करता था। और एक दिन जब वो दामाद कुत्तों लोग को लेके आता है तो उनकी जो सास रहती है, जिनका नाम रेणु चौधरी होता है, जो पैसे वाले अमीर भी रहते हैं, वो कहते हैं किसी और को दे दो, जब सही हो जाएंगे तब लेके आना। लेकिन जब 2023 में वो कुत्तों लोग को लेके आता है, 3 कुत्ता लेके आता है, 1 कुत्ता नहीं लेके आता है, जो सबसे फेवरेट रहता है उनकी लड़की का। उसके बाद वो कहती है कि चौथे कुत्ता कहाँ है बताओ। तब वो कहता है कि आपने कहा था किसी को दे देना, तो मैं सबको दे दिया था, मतलब अपने पास में रखने के लिए, लेकिन जो चौथा कुत्ता था एक आर्मी ऑफिसर को दे दिया था। और वो अभी आर्मी ऑफिसर अपने घर पे नहीं है, अभी मालूम नहीं इंडिया के किस राज्य में, किस जगह पे उसका ड्यूटी लगा है। तो जो सास रहती है रेणु चौधरी, कहती है चलो कोई तो उस कुत्ते का ख्याल रख रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत कुत्तों से प्यार करते थे। लेकिन अचानक 1-2-4 दिन बाद उसी तीनों कुत्ते में से एक कुत्ते का तबीयत खराब हो जाता है। उसके बाद वो एक स्पेशलिस्ट को बुलाती है, जो डॉक्टर होते हैं कुत्ते लोग का, और उस एरिया में सबसे जाना माना डॉक्टर रहता है वो। जब उसको बुलाया जाता है और वो आके जब उस कुत्ते का दवा इलाज कर रहा होता है, तभी उस मैडम से कहता है, रेणु चौधरी जी से, कि आपका एक कुत्ता था जिसको मैं बचा नहीं पाया। उसका नाम रख के कहता है। तब वो कहती है आप कैसे बातें कर रहे हैं, वो तो किसी और को मेरे दामाद ने दे दिया था। डॉक्टर को भी शौक लगता है, वो कहता नहीं, कुछ दिन पहले की बात है, मतलब चाहे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले की बात है, कि जब वो आदमी मेरे पास उस कुत्ते को लेकर आया था, मैंने उसका इलाज भी अच्छे से किया था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। अब ये बात जब वो कहता है तो रेणु चौधरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर में मेरा दामाद मेरे से झूठ क्यों बोला कुत्ते के लिए। ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन सही सही बता देना चाहिए था। चलो उसका इलाज हो रहा था और उसका मतलब मौत हो जाता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद उनके दिमाग में चलता, कहीं हो ना हो, कहीं मेरी बेटी का कत्ल भी उसी ने तो नहीं किया और बोल दिया कि मतलब वैसे ही नेचुरल डेथ हो गई। उसके बाद वो अपने दामाद को बुलाते और कहते, तब वो अपने दामाद से कहती हैं कि क्या तुमने मेरी बेटी का भी कत्ल कर दिया जैसे तुमने कुत्ते का कत्ल कर दिया। वो कहता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। तब वो डॉक्टर की पूरी सच्चाई सुना देती है कि डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहा था और तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद उसका दामाद वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद रेणु चौधरी अपने पति से बात करती है। ऑलरेडी पहले से लोग पैसे और अमीर आदमी रहते हैं, इनका रुतबा भी बड़ा रहता है, और अपने पति से पूरी सच्चाई पूरी बयान करती है। ये लोग भी मिलाते हैं कि उनकी जो बेटी रहती है वो तो पहले ठीक थी, अचानक कैसे 2-3 महीने में उसका तबीयत खराब हो जाएगा और फिर वो अचानक मतलब उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद ये लोग 2023 में जाके पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवा देते हैं अपने दामाद के खिलाफ कि इसने हमारी बेटी का कत्ल किया है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करने लगती है तो सबसे पहले पुलिस ये पूछती है कि बताइए जो लड़की रहती है आपकी, उसका क्या नाम रहता है। उसका नाम मोनालिसा रहता है, और कैसे इन दोनों की शादी हुई और क्या नहीं हुई। तब एक कहानी सामने आती है। पता चलता है कि 2020 के दिसंबर में ही मोनालिसा ने इस लड़के से शादी किया था, यानी कि 2020 में ही कुछ महीना पहले ये जो लड़का रहता है जिसका नाम भवानी सिंह शेखावत होता है, वो मोनालिसा से मिलता है और प्यार का नाटक करता है, यानी कि उससे प्यार दोस्ती करता है, और उसके बाद ये लोग शादी करने की बात करते हैं। जो लड़की मोनालिसा रहते हैं अपने घर वालों से कहते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं, लेकिन 2020 के दिसंबर में लोग शादी कर लेते हैं। अब जैसे इन लोगों का शादी होता है, शादी होने के बाद घर वाले भी मान जाते हैं, और मानने के बाद ये लोग खुशी खुशी
रहने लगते हैं। लेकिन बाद में जो मोनालिसा रहती है उसको ये पता चल जाता है कि जो भवानी सिंह शेखावत है, इसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी है, एक गांव में और एक और दूसरे से, और इसके बच्चे भी है। ये जानने के बाद वो इस कहती थी कि तुम देखो कहीं पे भी नहीं जाना है, तुमको मेरे साथ में भी रहना है। उसके बाद एक प्लान बनाता है, कहता है कि ठीक है, और ये जयपुर में जाके एक अपार्टमेंट भाड़े पे लेता है और वहीं पे लोग रहने लगते हैं। और एक और चीज कहानी में आता है कि दिसंबर से पहले 2-3-4 महीना पहले एक प्रॉपर्टी जो रहता है वो मोनालिसा बेची रहती है, क्योंकि उसके घर वाले एक जमीन का बड़ा टुकड़ा अपने बेटी के नाम पे किए रहते हैं। तो जो पैसे बेचे रहते हैं 1 करोड़ रुपए मिला रहता है। 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए वो अपनी माँ रेणु चौधरी को दे दी होती है, और 70 लाख में अपने खर्चा और जो भी एम आई रहता है वो सब चीज भरा करती थी। और उसके बाद दिसंबर में से शादी हो जाती है। और उसके बाद फरवरी में 4 फरवरी या 3 फरवरी को वो शेखावत फोन करके कहता है रेणु चौधरी जी से कि आपकी बेटी का मौत हो गया। उससे पहले एक और कहानी वो सुनाता है। वो कहता है कि वो 2-3 दिन पहले फोन करके कि आपकी बेटी को कोरोना हो गया, और कोरोना होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आप लोग को भी मालूम है 2020 और 21 में कोरोना किस सीमा पर चल रहा था, ना किसी को कोई कंधा देता था, ना कोई लेके जाता था। बस जैसे लाश मिल गया, जैसे बॉडी मिल गई, वैसे लाके शमशान घाट में या कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। मतलब कोई देखने नहीं जाता था, कोई उठाने नहीं जाता था। इसका फायदा वो उठाता है और ऐसे ऐसे बात घर पे बोल देता है। अब पुलिस जैसे इस केस को सीरियसली नहीं लेती, थोड़ा बहुत पूछ पाछ के इधर उधर छोड़ देती है। और यही सब कहानी मतलब रेणु चौधरी को भी मालूम रहता है, जैसे जैसे उसका दामाद बताया रहता है। लेकिन यहाँ पर शक होने के बाद लोग कहते हैं कि मतलब जांच हो, लेकिन पुलिस कोई सुनता नहीं है। 2 साल पहले की बात। उसके बाद जो रेणु चौधरी के पति होते हैं, यानी कि मोनालिसा के जो पिता होते हैं, उनका जान पहचान ज्यादा रहता है। तुरंत राजस्थान के डीजीपी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने में पूरी समस्या बताते हैं। अब जब ऊपर से ऑर्डर रहता है डीजीपी साहब का, तब पुलिस अब जांच में जुट जाती है। सबसे पहले वो जो दामाद रहता है, जिसका नाम शेखावत रहता है, उससे पूछताछ करती है। पूरी कहानी सेम जैसे रेणु चौधरी जी को बताया रहता है, वैसे कहानी पुलिस को बताता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने लगती है, जांच करने लगती है, सबसे पहले उससे पूछा जाता है बताओ किस शमशान में लेके गए थे, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे। पुलिस जब हॉस्पिटल में जाती है तो रिकॉर्ड रहता है कितने आदमी लोग का मतलब यहाँ पे जान गया, या कोरोना से या नॉर्मल से, तो वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता है। दूसरा बात यह कि किस शमशान में वो बताया रहता है, वहाँ पर भी जाकर पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता। उसके बाद जब उसकी माँ से भी पूछा जाता है, जो भवानी सिंह रहता है शेखावत, तो उसकी माँ भी बताती है कि कब कोरोना हुआ था, कब नहीं हुआ था। मतलब माँ बेटे का दोनों का बयान अलग अलग रहता है। और उसके बाद जब पुलिस इन सबका CDR लोकेशन निकालती है शेखावत का, उस दिन का जिस दिन वो मतलब बोलता है कि मैं शमशान घाट में लेके गया था, मैं हॉस्पिटल में लेके गया था, तो कुछ भी मैच नहीं होता है, सब चीज़ उल्टा होता है। उसके बाद पुलिस उसको उठाती है, और उठाने के बाद अपने तरीके से पूछती है, कहती देखो ना तुम्हारा लोकेशन, ना CDR, ना हॉस्पिटल का, ना शमशान घाट का कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। अब साफ साफ बता दो कि तुमने मोनालिसा के साथ में क्या किया था। क्या सच में उसका कोरोना से जान गया था, या तुमने उसका मर्डर किया था। तब और भी 1-2 आदमी को नाम आता है, 1-2 दोस्तों का नाम आता है। पुलिस उनको भी उठाती है। जब उनसे पूछताछ करते हैं तो टूट जाते हैं। पहले वो लोग बता देते हैं, फिर बाद में जो ये भवानी सिंह शेखावत होता है, ये भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये कहता है कि मैं जब दिसंबर में उससे पहले मिला था तो मेरे को मालूम था कि इसके पास पैसे ज़्यादा है, और उसके बाद मैंने इससे शादी कर लिया। शादी करने के बाद जब इसको पता चल जाए कि इसके कई बीवी है, और ये पैसे इतना ज़्यादा खर्ची कर रही थी, मतलब खर्चीले टाइप की थी। भाई करेगी क्यों नहीं, उसके पापा का दिया हुआ, उसके घर का दिया हुआ। तुम तो पहले से ही गरीब आदमी थे, तुम कुछ दे नहीं सकते थे। उसके बाद इसके मन में लालच आ गया कि चलो यार देखेंगे, धीरे धीरे सब पैसे ही खर्चा कर देगी। इसका कत्ल करने की वो तैयारी करने लगता है, कत्ल करने का प्लान बनाने लगता है। इसके बाद वो जयपुर जाता है। मतलब पहले ही सोच लिया रहता है कि कैसे इसका कत्ल करेंगे। जयपुर जाने का हिस्सा भी उस कत्ल में शामिल रहता है, साजिश में। और एक कोरोना का फायदा उठाता है कि कोरोना में अगर मैं ऐसे ऐसे कुछ बोलूँगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ना पोस्टमार्टम होगा, ना कोई डेड बॉडी देखेगा, और इससे मतलब मेरा काम चला जाएगा। उसके बाद वो एक दिन गुस्से में रहता है और फिर अच्छे से बात करने लगता है। और जो मोनालिसा रहती है उसको हमेशा दूध में रसगुल्ला डाल के खाने की आदत रहती है। उसके बाद ये क्या करता है, एक दिन नींद की गोलियां उसमें ज़्यादा मिला देता है और दूध में डाल देता है, रसगुल्ला भी डाल देता है। और जैसे मोनालिसा 3 फरवरी की बात है 2021 की, यानी कि शादी से 3-4 महीना पहले की बात है, 3 महीना बाद की, और मिला देता है। जब वो पीती है बेहोश हो जाती है, सो जाती है। उसके बाद ये तकिए से उसका मुंह दबाते रहता है, जब तक दबाते रहता है जब तक वो दम नहीं तोड़ देती। और उसके बाद अपने घर वालों को बोल देता है सीढ़ियों से गिर गई और मौत हो गया। और उसके बाद डेड बॉडी को उठाता है और थोड़ा सा दूर पे जो मतलब शमशान घाट रहता है वहाँ पे ले जाके कहता है कि ये कोरोना वाली डेड बॉडी है। सब साइड में हट जाते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर रखता है और उसके बाद मतलब
सब चीज़ चिता में जला के राख कर देता है। और उसके बाद अपने घर पे भी सासू माँ को भी बताया रहता है, शायद उसी दिन कि 2 दिन पे 1 दिन पहले, कि कोरोना हुआ है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी इस टाइम में कोई देखने भी नहीं जा सकता, हॉस्पिटल में किसी को जाने भी नहीं दिया जाता था। बाद में कहता है कि वो नहीं रही दुनिया में। अब घर वाले यही मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कुत्ते की मौत की वजह से उसका राज खुल जाता है। अगर वो कुत्ता का राज बता दिया होता तो शायद घर वाले नहीं पकड़ पाते। लेकिन वो बोल देता है कि मैं आर्मी ऑफिसर को दे दिया था और वो कहाँ पे चला गया। लेकिन वो डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर जब रेणु चौधरी जी को कहता है कि आपके कुत्ते को मैं जान नहीं बचा पाया, तो घर वालों को शक होता है जब एक कुत्ते का बात छुपा रहा है जो मेरी बेटी का सबसे फेवरेट कुत्ता था, तो हो ना हो कहीं ये कातिल भी हो। फिर उसके बाद तो मिलाते हैं कि कब ये कैसे बात कर रहा था, उसकी माँ कैसे बात कर रही थी। फिर इन दोनों को शक होता है, जो मोनालिसा के पिता और माँ होते हैं। फिर उसके बाद डीजीपी साहब से मिलते हैं और सच्चाई सामने आती है। इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है मोनालिसा के कत्ल में, और उसके 2 दोस्तों को भी जो साथ दिए रहते हैं। उसके बाद वहाँ का जो नियम है कब्रिस्तान और शमशान को भी बदल जाता है। जो वहाँ के पुलिस अधिकारी होते हैं, जो वहाँ के मतलब सरकार होती है, वो एक फैसला लेती है कि आज के बाद मोनालिसा के कत्ल के बाद ये एक नियम बदल जाता है कि आज के बाद कोई भी शमशान या कब्रिस्तान में किसी को भी लेके जाएगा तो सबसे पहले उसके जो साथ में रहेंगे 5 लोगों का फोटो लिया जाएगा और 5 लोगों का आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड या कुछ भी लिया जाएगा। जो आदमी का मौत हुआ है उसका भी मतलब आधार उसका नाम, फोटो सब लिया जाएगा। क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो कि कोई किसी और का गलत नाम बता के, कोई और गलत आईडी बता के किसी को ला के शमशान में जला दिया, प्रूफ मिटा दिया, किसी को ला के कब्रिस्तान में दफना दिया, बाद में पता नहीं चलेगा कौन आदमी था कौन आदमी नहीं था। उसके बाद मोनालिसा के कत्ल के बाद ऐसा नियम लगाया गया, और जब तक कोई 5 आदमी या उसका प्रूफ नहीं देगा तब तक मतलब शमशान या कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद मतलब ये सब नियम बदल दिया गया। ये थी मोनालिसा की कहानी, जो एक लड़की पर विश्वास करती है, प्यार करती है, उसको पैसे भी देती थी, खुद उसका खर्चा भी चलाती थी, लेकिन वो दरिंदा को उस पर तरस नहीं आया और उसके साथ में बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। और उसके बाद घर वालों को 2 साल तक चकमा देता है। लेकिन एक कुत्ते की मौत से ये राज खुल जाता है और वो पकड़ा जाता है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कहानियाँ लिखता है आप लोग के लिए हमेशा, और आप लोग के लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाता है। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, एक सब्सक्राइब करके, दोस्तों को शेयर करके और एक प्यारा सा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।